हेलो डिएवियंस, आज हम लोग सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 17 पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर को हम लोग 2 से 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे और सभी पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो के पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। एक बार आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी हेल्प के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिंक्स डला हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड्स के एग्जाम में चैप्टर के बीच से कहीं से भी क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है और उनको सॉल्व कर पाने के लिए चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें डीएवी गुरु आपकी मदद कर सकता है। बस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, जहां पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे। यहां से आप अपनी क्लास के वीडियोस को कभी भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग ब्रेन मैपिंग करेंगे। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, सबसे पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ना है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम लोग डीपीएसपी भी बोलते हैं। उसके बाद सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ना है और सबसे अंतिम में हमें इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आराम से बैठ जाइए, ईयरफोन लगा लीजिए और पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनिए। आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। पिछले चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 16 में हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और इसके क्या क्या एलिमेंट्स है, सबके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चला था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, वो चाहते थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आदर्शों को शामिल किया गया है उसको किसी तरह रियलिटी में उतारा जा सके। और ऐसा तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक हमारे देश के सभी लोगों को फंडामेंटल राइट्स न दिए जाएं। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, आगे हम लोग चैप्टर में डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। एक लंबे समय के गुलामी और अंग्रेजों के हाथों एक्सप्लॉइट होने के बाद जब भारत को आज़ादी मिली, तो लोगों के मन में बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह कुछ ऐसा हो जाए कि उनके मन में कोई डर न रहे और वो समाज में सर उठा कर जी सके। जितना रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं, वो रिस्पेक्ट उनको मिल सके। हमारे भारत के लोग एक ऐसा समाज चाहते थे जहाँ पर लोगों को फ्री में एजुकेशन मिले, उनको आज़ादी मिले कि वो अपने हिसाब से रिलीजन और फेथ को फॉलो कर सके, और गवर्नमेंट का एक ही एम हो कि किसी तरह से भारत के लोगों का वेलफेयर किया जा सके, स्पेशली ऐसे लोगों का जो कि डाउन रोडन है, जो कि पहले से दबाए गए हैं, जो कि पहले से दबे कुचले हैं। इस चैप्टर में हम लोग उन सभी प्रोविजंस के बारे में, उन सभी प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इसीलिए शामिल किया गया है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और हमारे जितने भी एस्पिरेशंस है, जितनी भी इच्छाएं हैं, उनको पूरा कर सकें। तो अब बारी है ये समझने की कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। द फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे वर कंसिडर्ड इसेंशियल for the development of personality of every individual and preserve human dignity। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने का एक रीज़न था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को लगा था, हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको लगा कि फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी है, बहुत इसेंशियल है। अगर हम लोग अपने समाज में रहने वाले लोगों के पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं और हमारे समाज में जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके ह्यूमन डिग्निटी को, उनके रिस्पेक्ट को बनाए रखना चाहते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को मिला हुआ है। फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा चीज़ है जो कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ज़रूरी है। जितना भी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर लोकतंत्र है, जैसे कि हमारा भारत, यहाँ पर भी लोकतंत्र है, ऐसे जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर फंडामेंटल राइट लोगों को दिया जाता है ताकि डेमोक्रेसी को अच्छे से चलाया जा सके। जैसा कि हमें पता है कि भारत के लोगों को कोई भी सिविल या पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया जाता था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। इसीलिए आज़ादी मिलने के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उनको कुछ बेसिक राइट्स दिए जाए, उनको कुछ अधिकार दिए जाए जिनको आसानी से वायलेट न किया जा सके, जिनको आसानी से छीना न जा सके। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 6 फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, जिनमें कि पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। अब इन राइट्स का मतलब क्या है, हमें इसके कारण क्या क्या अधिकार मिलते हैं, सबके बारे में एक एक करके हमें डिटेल में पढ़ना है। एक डू यू नो यहाँ पर दिया गया है जिसमें कि हमें एक और राइट के बारे में बताया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू प्रॉपर्टी भी देता था, लेकिन इसको 44th अमेंडमेंट में 44th टाइम जब हमारे संविधान में बदलाव किया गया था उस समय हटा दिया गया था। 1978 का बात है ये। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाने का एक रीज़न था। राइट टू प्रॉपर्टी कहता था कि सबको प्रॉपर्टी का अधिकार है, मतलब किसी का प्रॉपर्टी को बिना उसके परमिशन के नहीं छीना जा सकता है। लेकिन इससे एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जा रहा था। जैसे कि अभी भी आप बहुत सारा ऐसा केस देखते होंगे कि रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, हाईवे बनता है और बीच में किसी का ज़मीन आ जाता है। उस केस में वो आदमी अगर कोर्ट में केस कर देगा जाके कि मेरे पास राइट टू प्रॉपर्टी है, मैं अपना ये ज़मीन नहीं दूंगा, किसी भी कंडीशन में नहीं दूंगा, तब तो हाईवे का कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ेगा, वहाँ तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इस अधिकार को वहाँ से हटा दिया गया। अब अगर ऐसा कभी भी होता है कि रोड के कंस्ट्रक्शन में या ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में किसी प्राइवेट आदमी का ज़मीन आ जाता है, किसी आदमी का ज़मीन आ जाता है, प्राइवेट ज़मीन, तो उसके बदले में सरकार उसको मुआवजा देती है, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा दाम देती है ज़मीन का, और ज़मीन सरकार उससे ले सकती है। राइट टू प्रॉपर्टी के हट जाने के कारण कोई बंदा अब कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ केस नहीं कर सकता है। अब चलिए सभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार। इसका पहला प्रोविजन है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब राइट टू इक्वालिटी कहता है कि किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है भारत के नागरिकों के बीच में, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर हो, चाहे रेस के बेसिस पर, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, किसी भी तरह का भेदभाव लोगों के बीच में नहीं किया जा सकता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट टू इक्वालिटी कहता है कि सबको समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का सरकारी नौकरी क्यों न हो। राइट टू इक्वालिटी के कारण अनटचेबिलिटी को भी एबॉलिश कर दिया गया, मतलब छुआछूत को भी खत्म कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो टाइटल वाला सिस्टम इंडिया में चलता था, बहुत सारे लोगों को टाइटल दिया जाता था, राजा महाराजा, अपने नाम के पहले राजा लगाते थे, महाराजा लगाते थे, महारानी, सुल्तान, राय बहादुर, ऐसे करके जो टाइटल वाला सिस्टम पहले चलता था उसको एबॉलिश कर दिया गया राइट टू इक्वालिटी के कारण, ताकि सबके बीच में समानता बनी रहे। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझकर आप याद रखिएगा, क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या प्रावधान है, आप लिखकर बताइए। हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें भी कुछ प्रोविजंस है, इन सबको आपको याद रखने हैं। सबसे पहला प्रोविजन इसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हमारा संविधान हमें फ्रीडम देता है कुछ भी बोलने या कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त है। अगर हमें कुछ पसंद नहीं है तो हम लोग उसके खिलाफ बोल सकते हैं, अगर हमें कोई गवर्नमेंट पसंद नहीं है तो हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। संविधान हमें अधिकार देता है, और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये गैर कानूनी नहीं है। हमारे पास ये भी आज़ादी है कि हम लोग पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, हम लोग भीड़ बना सकते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ आकर जमा हो सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन है, विदाउट आर्म्स, मतलब बिना किसी हथियार के हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है कि हम लोग किसी तरह का एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बन गया और वो ग्रुप किसी एक एजेंडा को लेकर काम कर सकती है। हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है कि हम लोग फ्रीली भारत के किसी भी टेरिटरी में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में जा सकते हैं। हमारे पास फ्रीडम है कि हम लोग भारत के किसी भी पार्ट में जाकर रह सकते हैं और परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं। हमारा संविधान हमें किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने की आज़ादी देता है। आप चाहे कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड या कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। आपको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनिए, टीचर बनना है टीचर बनिए, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनिए, या आप कोई बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, सब आप पे डिपेंड करता है। इन सभी प्रोविजंस के अलावा राइट टू फ्रीडम हमें कुछ और भी प्रोविजंस देता है, जैसे कि संविधान के हिसाब से हमें प्रोटेक्शन प्राप्त है कि अगर हमें कोई सज़ा मिल जाती है किसी ऑफेंस के कारण, किसी क्राइम के कारण,
तो हम लोग उसके खिलाफ अपना बचाव कर सकते हैं। मतलब हमें अधिकार प्राप्त है कि हम लोग खुद के बचाव के लिए एक वकील रख सकते हैं। हमारा संविधान हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी देता है, मतलब हमें जीने का अधिकार भी देता है। हमें अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है, मतलब पुलिस हमें बिना किसी मतलब के जेल में बंद करके, डिटेन करके, अरेस्ट करके नहीं रख सकती है जब तक उसके पास कोर्ट का परमिशन ना हो। और इन सब के साथ साथ हमें राइट टू एजुकेशन भी प्राप्त है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम लोग शिक्षा प्राप्त कर सके, हम लोग पढ़ लिख सके, कोई भी हमें पढ़ने से रोक नहीं सकता है। अब हमें 2 डू यू नो पढ़ना है। पहले वाले डू यू नो में हमें बताया गया कि अगस्त 2017 में 9 जजों की बेंच ने, जिसके हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था राइट टू प्राइवेसी को लेकर। उन्होंने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट होगा। राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है निजता का अधिकार। सबको निजता का अधिकार प्राप्त है। बिना किसी इंडिविजुअल के परमिशन के हम लोग उसका कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग बिना परमिशन के एक पर्सन के फोटो या वीडियो को यूज़ करते हैं या उसके किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं तो ये गैर कानूनी है। राइट टू प्राइवेसी मेनली 3 चीज़ों पर लागू होता है। ये कानून के कुछ भागों पर भी लागू हो सकता है, ये लोगों के लाइफस्टाइल पर भी लागू होता है, और ये गवर्नेंस पर मतलब शासन पर भी लागू होता है। इस वाले डू यू नो में हमें एक और राइट के बारे में बताया गया है, जो कि है राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस राइट को भी इंक्लूड किया गया था 2002 में। इस राइट के अकॉर्डिंग भारत के हर स्टेट को फ्री और कंपलसरी रूप से एजुकेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा उन बच्चों को जिनका उम्र 6 साल से लेकर 14 साल के बीच में है। हमारे देश के हर राज्य में जो सरकारी स्कूल चलता है इसी राइट के कारण चलता है। सरकारी स्कूल में बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। हमारा अगला फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हमें शोषण के खिलाफ अधिकार प्राप्त है। मतलब कोई भी हमारा शोषण नहीं कर सकता है, हमारा फ़ायदा नहीं उठा सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, मतलब आदमी को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के कारण फोर्स लेबर भी नहीं कराया जा सकता है। अगर कोई किसी से ज़बरदस्ती काम करवाता है तो ये भी गैर कानूनी है। होता है ना कि आपके पिता ने इतना रुपया कर्ज मेरे से ले लिया था, अब तुम्हें ज़िंदगी भर मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा करवाता है तो वो गैर कानूनी है, ऐसा नहीं हो सकता है हमारे संविधान के हिसाब से। इसके अलावा किसी भी फैक्ट्री में या माइन में या अगर कोई ऐसा काम है जो कि हैजार्डस है, जिससे कि खतरा है, वहाँ पर 14 साल से कम के बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता है। हमारा संविधान इसको भी रोकता है। अगर आपके आसपास आपके सोसाइटी में कोई भी ऐसा फैक्ट्री है या होटल है या कुछ भी है जहाँ पर 14 साल से कम के बच्चे काम कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। आप उस होटल के अगेंस्ट या आप उस फैक्ट्री के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस में। एक डू यू नो यहाँ पर दिया गया है, इसमें बताया गया है कि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त है। मतलब संविधान हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की भी आज़ादी देता है। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है और ये हमें 2005 में दिया गया था। ये राइट हमें इन्फॉर्मेशन लेने की आज़ादी देता है। हम लोग किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से ऐसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जिससे कि सोसाइटी को फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना किया जा सकता है अगर इन्फॉर्मेशन कंट्री के सिक्योरिटी को लेकर हो। जैसे कि आपने रिसेंटली सुना होगा कि राफेल कितने में ख़रीदा गया, उसके बारे में पूरा देश पूछ रहा था कि बताइए मोदी जी कितने में खरीद के लाए, 3000 करोड़ में खरीदे कि 11000 करोड़ में खरीदे, जल्दी से बताइए। लेकिन उसका आंसर इसीलिए नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन देश की सुरक्षा को लेकर है। अगर वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता और हमारे देश के दुश्मनों तक चले जाता कि राफेल कितने में ख़रीदा गया, तो उससे वो एस्टिमेट कर पाते कि राफेल का पावर क्या है, उसका कैपेबिलिटी क्या है। इसी कारण से वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जा सकता था। इसी तरह हम लोग जितने भी राइट्स के बारे में अभी पढ़ेंगे उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास केवल तब तक रहेगा जब तक आप अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कारण सामने वाले को एक्सप्लॉइट ना करने लगे। आप अगर सामने वाले को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपनी बातों से तो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोई काम का नहीं रहेगा, आप पर केस हो सकता है। ये सब चीज़ आगे हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, आगे हमारा टॉपिक्स भी इन सब के बारे में है। अब चलिए अगले फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक रीति रिवाजों को फॉलो कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हमारा संविधान हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ये फ्रीडम देता है
कि वो अपने धर्म से संबंधित किसी भी मुद्दे को खुद से मैनेज कर सकता है। स्टेट किसी भी धर्म से धर्म का प्रचार करने के लिए टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती है। ऐसा होता था मुगल्स के समय में। मुगल लोग जजिया इम्पोज करते थे हिंदुओं पर। हिंदू अगर पूजा करते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था मुगलों को। हमारा संविधान ये भी कहता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो कोई भी संस्थान हो, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, उसमें किसी तरह का धार्मिक नियम लागू नहीं किया जा सकता है अगर उस संस्थान का पूरा खर्च या खर्च का एक हिस्सा स्टेट फंड से, मतलब सरकारी खजाने से आता है। तो हाल फिलहाल में आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे सरकारी स्कूल में संडे के बजाय फ्राइडे को छुट्टी दिया जा रहा था। कुछ लोग अपना धर्म इम्पोज करना चाहते थे स्कूलों पे, लेकिन ऐसा करना गलत था क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को गलत मानता है। हमारा अगला फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब सबको अपनी संस्कृति संजो कर रखने का अधिकार है और सबको शिक्षा का अधिकार है। हमारा संविधान हमें गारंटी देता है कि अगर कोई कल्चर या लैंग्वेज धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है तो हमारी सरकार उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए काम करेगी। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ को, जिनकी संख्या भारत में कम है, उनको भी ये अधिकार प्राप्त है कि उनको स्टेट से हेल्प मिलेगी, उनको राज्य से मदद मिलेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए, ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकें और उसको डेवलप कर सकें। सबसे अंतिम और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही मेंशन नहीं किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है कि अगर हमारे राइट्स का वायलेशन हो जाता है, हमारे अधिकारों का हनन हो जाता है, उसका उल्लंघन हो जाता है, तो उसके क्या क्या उपचार हैं, उसका क्या इलाज है, उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताया गया है। अगर भारत के किसी भी नागरिक को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, फंडामेंटल राइट्स को छीना गया है, तो वो जाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि एक रिट इशू किया जाए ताकि उसके फंडामेंटल राइट्स का रीस्टोरेशन किया जा सके, उसके अधिकार उसको वापस दिए जा सके। अब ये रिट क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। मेनली 5 तरह के रिट्स होते हैं। एक होता है हेबियस कॉर्पस, दूसरा होता है मैंडेमस, तीसरा होता है प्रोहिबिशन, चौथा होता है को वारेंटो और पांचवा होता है सर्चियोरारी। ये रिट्स हमारे लिए उपचार की तरह है। अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है तो इन 5 रिट्स में से अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लोग किसी रिट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इशू करवा सकते हैं और उसके बाद हमारा फंडामेंटल राइट हमें वापस मिल जाएगा। इन 5 रिट्स में से कौन सा रिट कब इशू करवाया जा सकता है उसके बारे में एक डू यू नो में हमें डिटेल में बताया गया है। इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट एक ऐसा चीज़ है जो कि भारत के नागरिकों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है, उन पर अत्याचार होने से रोकता है। अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं होता तो गवर्नमेंट पावर का मिसयूज करने लगती और हमारा नुकसान हो जाता। हमारे इंस्टीट्यूशंस भी पावर का मिसयूज कर सकते थे और जितने भी इंडिविजुअल है, कोई भी बंदा पावर का मिसयूज कर सकता था और उससे भारत के किसी भी नागरिक को नुकसान हो सकता था। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसिएबल माना गया है। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं और कोर्ट का काम होता है इसको प्रोटेक्ट करके रखना। अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है, उसके मूल अधिकारों का हनन हो जाता है, तो वो कोर्ट जा सकता है और न्याय की मांग कर सकता है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको पढ़ाए थे कि हमारे पास राइट है कि हम लोग अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रोड पर जाके अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें या मॉल में जाकर बैठकर अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें। इसीलिए हमारे संविधान में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं ताकि कोई अपने अधिकारों का गलत फायदा न उठा सके। इसके साथ साथ हमारा संविधान स्टेट्स को भी ये आज़ादी देता है कि वो ज़रूरत के हिसाब से रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है ताकि पब्लिक ऑर्डर को, डिसेंसी को और मोरालिटी को मेंटेन करके रखा जा सके। अब हमें इस वाले डू यू नो को पढ़ना है जिसमें कि हमें 5 रेट्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। रेट्स क्या होते हैं एक बार फिर से जान लीजिए। रेट्स को सिंपली हम लोग उपचार बोल सकते हैं या मेडिसिन बोल सकते हैं या क्योर बोल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो। इन रेट्स को इशू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है ताकि भारत के सभी नागरिक अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सके
और अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो उसके फंडामेंटल राइट्स उसे वापस दिए जा सके। रिट्स मेनली 5 तरह के होते हैं, जैसा कि हम आपको पहले भी बताए थे। सबसे पहला है हीबियस कॉर्पस। आप हीबियस कॉर्पस को तब इशू करवा सकते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब किसी को अनलॉफुली डिटेन कर लिया जाता है। होता है ना कि पुलिस बिना कोर्ट के परमिशन के किसी को अरेस्ट करके उसको लॉकअप में बंद कर देती है। अगर ऐसा कभी होता है तो आप हीबियस कॉर्पस इशू करवा सकते हैं उसको बचाने के लिए। इस रिट को इशू करवा लेने से पुलिस को उस बंदे को कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसका जो डिटेंशन किया गया है, उसको जो जेल में बंद करके रखा गया है, वो लीगल है या नहीं। ये सबसे ज़्यादा कीमती अधिकार है क्योंकि इससे आपके पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा है मैंडेमस। ये तब इशू करवाया जाता है जब कोई पब्लिक सर्वेंट यानी कि सरकारी नौकर अपने काम को ठीक से नहीं करता है, अपने ड्यूटी का पालन ठीक से नहीं करता है। मान लीजिए आप कोई सरकारी ऑफिस में गए और आपका काम वो ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं कि उसके खिलाफ मैंडेमस इशू किया जाए। इससे कोर्ट उस ऑफिशियल पर्सन को अपना ड्यूटी ठीक से निभाने का ऑर्डर देगी। आपका जो काम पहले नहीं हो रहा था उस काम को करने का ऑर्डर देगी। अगर आपका काम फिर भी नहीं हो रहा है तो कोर्ट उस पर्सन को सस्पेंड भी कर सकती है। तीसरा रिट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक लगा देना। ये रेट जो है ना नॉर्मली सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट्स पर लगाती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कंट्री में जुडिशरी का एक अलग ही हायरार्की चलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सबसे नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर आता है हाई कोर्ट, उसके ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। तो जो हायर कोर्ट्स है ना वही लोअर कोर्ट्स के ऊपर प्रोहिबिशन लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर प्रोहिबिशन लगा सकती है और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर प्रोहिबिशन लगा सकती है। प्रोहिबिशन तब लगवाया जा सकता है जब लोअर कोर्ट में कोई ऐसा केस चल रहा है जो कि उसके जुरिस्डिक्शन में, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कभी कभी ऐसा होता भी है, बहुत सारा ऐसा केस है जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जब लोअर कोर्ट्स के पास अधिकार नहीं होता है किसी केस को चलाने का, फिर भी लोअर कोर्ट में केस चलते रहता है, उसको रोकने के लिए हायर कोर्ट्स उस पर प्रोहिबिशन लगा सकती है, उस पर रोक लगा सकती है। चौथा है को वारंटो। अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस में, किसी सरकारी ऑफिस में काम करता है और उसको उस काम के लिए नियुक्त नहीं किया गया है, उसको अपॉइंट नहीं किया गया है, तो उसके अगेंस्ट को वारंटो इशू किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी ऑफिस में क्लर्क का पोस्ट खाली है और कोई रैंडम बंदा आकर क्लर्क के चेयर पर बैठता है और क्लर्क का सारा काम करता है। चाहे वो काम कितना ही अच्छा से क्यों ना करता हो, उसको काम करने का अधिकार नहीं है। आप उसके खिलाफ को वारंटो इशू करवा सकते हैं। पांचवा और सबसे अंतिम रिट है सर्शियोरारी। इसका मतलब होता है मोर फुली इन्फॉर्म्ड ऑफ, मतलब पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करना। जब सुपीरियर कोर्ट को लोअर कोर्ट से किसी पर्टिकुलर केस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड निकलवाना होता है ताकि केस को अच्छे से चलाया जा सके, इफेक्टिवली चलाया जा सके, तब इस रिट को इशू करवाया जाता है। इस रिट के इशू होने के बाद केस चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड, कितना ही कॉन्फिडेंशियल क्यों ना हो, लोअर कोर्ट्स को उसका इंफॉर्मेशन सुपीरियर कोर्ट को देना पड़ता है। इन पांचों रिट्स के बारे में अभी जो हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए आप इस वाले पोर्शन को जिसमें कि हम इन पांचों रिट्स के बारे में पढ़ाए हैं उसको दोबारा 3 बार 4 बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट और हमारे आज की क्लास का सबसे अंतिम टॉपिक है रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। इस टॉपिक को पढ़कर आज का क्लास हम लोग एंड करेंगे और इसके बाद जितने सारे टॉपिक्स बचेंगे उसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बारे में पहले भी हम थोड़ा सा डिस्कस किए थे। हम आपको बताए थे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स तो हैं लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। आप उसका गलत फायदा ना उठा लें, इसीलिए उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। हमने 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा और हमारे लिए ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनमें से कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी राइट अनलिमिटेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फंडामेंटल राइट्स पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं ताकि हमारे समाज के हितों की रक्षा की जा सके। ऐसे लिमिटेशंस हमारे फंडामेंटल राइट्स को मीनिंगफुली एंजॉय करने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन लगाए जा रहे हैं वो रीजनेबल हो, मतलब बिना मतलब का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाना चाहिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन केवल तब लगाया जा सकता है जब बात हमारे राष्ट्रहित की हो, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मोरालिटी, सोवर्निटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं जब रेस्ट्रिक्शन लगाना जस्टिफाइड होता है, मतलब सही होता है।
सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, हम लोग पढ़े थे कि हमारे पास अधिकार है कि हम लोग भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, लेकिन इस राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ फैल रहा होता है, अगर कोई खतरनाक बीमारी फैल रहा होता है, तो उस केस में पब्लिक के मूवमेंट को रोका जा सकता है और ऐसा करना गलत नहीं है। अगर सरकार ऐसे सिचुएशन में पब्लिक मूवमेंट को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाती है, आपको घर से बाहर आने से रोकती है, तो आप इसके खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं। अगर आप केस करेंगे भी तो सुनवाई नहीं होगा उस पर। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि हमारे पास अधिकार है कि हम लोग अपने मन का कोई भी प्रोफेशन, कोई भी पेशा चुन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गैम्बलिंग करने लगे या स्मगलिंग करने लगे या कोई ऐसा प्रोफेशन चुन ले जिससे कि हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को खतरा हो सकता है। इस रेस्ट्रिक्शन के कारण कोई कोर्ट में जाकर ये केस नहीं कर सकता है कि मुझे गैम्बलिंग करने के लिए या स्मगलिंग करने के लिए अरेस्ट क्यों कर लिया गया। अगर कोई गैम्बलिंग या स्मगलिंग करेगा तो उसको अरेस्ट किया ही जाएगा। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि कोई भी अपने आप को डॉक्टर या वकील नहीं बोल सकता है जब तक उसके पास जरूरी क्वालिफिकेशंस ना हो। अगर कोई बोलेगा कि मुझे अपना प्रोफेशन खुद से चुनने का अधिकार है, संविधान ने मुझे दिया है, तो मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सबको जाकर इंजेक्शन लगाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको सजा मिलेगी। चौथे पॉइंट में बताया गया है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं जो भी हम लोग फील करें। इसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि अगर आपके मन में कोई ऐसा थॉट है या एक्सप्रेशन है जो कि पब्लिक पीस को, समाज में शांति को भंग कर सकता है और कम्युनल वायलेंस इंस्टिगेट कर सकता है, तो इस केस में आपको उस बात को कहना और बोलना अलाउड नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में रेस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस राइट का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होता था और सबसे ज़्यादा मिसयूज़ करने वाला हमारा बॉलीवुड है। तो फाइनली हमने यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया। इसके आगे की टॉपिक्स हम लोग पार्ट 2 में पढ़ना शुरू करेंगे। आपको इस चैप्टर के अलावा और किस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अपने क्लास के SST का प्लेलिस्ट ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे और अगले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।